हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें क्लास 9th का सेकंड चैप्टर देखेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। अगर हम बात करें, जितने भी मैटर हमारे अराउंड होते हैं, हमारे एवरीथिंग जो हम यूज़ करते हैं या हम हैं, पूरा यूनिवर्स है, वो बना है मैटर से। और जो मैटर है वो फर्दर डिवाइड होते हैं सबस्टेंस में। कुछ सबस्टेंस प्योर सबस्टेंस होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। और जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वो भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं। और जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, एवरीथिंग है, उसमें प्लस एनर्जी भी पाई जाती है, तो वो बने होते हैं मैटर प्लस एनर्जी से। और जो मैटर है उसको डिवाइड किया जाता है सबस्टेंस में। कुछ प्योर सबस्टेंस होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। जो प्योर सबस्टेंस होते हैं उनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। अब हम देखेंगे किन को हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं और कौन मिक्सचर्स होते हैं। अगर हम प्योर सबस्टेंस की बात करें तो जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वो बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेंस से। वहीं जो मिक्सचर होते हैं वो बने होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सबस्टेंस से। नेक्स्ट, जो प्योर सबस्टेंस होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब हम अदर सबस्टेंस में किसी फिजिकल मेथड के द्वारा हम प्योर सबस्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से, उसके अलग अलग कंपोनेंट में। नेक्स्ट, अगर प्योर सबस्टेंस की बात करें तो इसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, और जो मिक्सचर होता है जो वो शो नहीं करता किसी भी प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नहीं बताता, वो पूरे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है मिक्सचर। उसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स बने होते हैं वन काइंड ऑफ एटम ओनली, मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम से वो बने होते हैं। वही जो कंपाउंड होते हैं वो वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। नेक्स्ट है, हम देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को अलग अलग फॉर्म में ग्रुप किया जा सकता है। सबसे पहले अगर जो सॉलिड होगा तो उसमें जो, जैसे हमारे पास, हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे सॉलिड, जैसे सॉलिड एंड शुगर। जो लिक्विड में अगर हम देखें तो जो सॉलिड में सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर हो गया। उसी तरह लिक्विड में भी सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर देखने को मिलता है। और गैसेस में होता है डस्ट इन एयर। इसमें एक तो सॉलिड होता है, जैसे डस्ट सॉलिड हो गई, और एयर है जो गैस हो गई। उसी तरह जो लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है उसमें से सॉल्ट एंड वाटर हम देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम सॉलिड और लिक्विड दें तो देखो हो जाएगा मरकरी एंड कॉपर, और लिक्विड लें तो वो हो जाएगा अल्कोहल एंड वाटर। ये एक मिक्सचर है। अब क्लाउड्स गैस और लिक्विड का मिक्सचर है। उसी तरह जो गैस और सॉलिड का जो मिक्सचर है वो है हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। गैस एंड लिक्विड का जो मिक्सचर है वो है ऑक्सीजन वाटर। गैस का मिक्सचर होता है एयर। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। अगर हम मिसिबिलिटी के आधार पर मिक्सचर को डिवाइड करें तो एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वो एक सिंगल फेज में होते हैं, बने होते हैं किसी सिंगल फेज से। वहीं जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो बने होते हैं दो या दो से ज़्यादा फेज से। उसी तरह होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन उनका होता है। वहीं जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल की बात करें तो वो हो जाएगा शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। जो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होती है उसे ही होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। उसी तरह जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उनका एग्जाम्पल हो गया एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम मिक्सचर से किसी भी कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, या तो हम उसे सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, सेविंग या विनोविंग से हम उसको सिंपली सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है जिसमें फर्स्ट है स्पेशल टेक्निक जो है वो है एवोपरेशन। जब भी मिक्सचर होता है सॉल्ट एंड वाटर का या शुगर एंड वाटर का तो इसको हम एवोपरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे बटर फ्रॉम कर्ड,
जो दही होती है उसमें से अगर हमें बटर निकालना है तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसमें हम, या दूसरा जो हो गया फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, छोटे छोटे मड के पार्टिकल हो पानी में, उसको भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल सकते हैं। तीसरा है डिसेंटेशन, इसमें यूजिंग सेपरेट फनल का यूज़ करते हैं। इसमें ऑयल फ्रॉम वाटर, जो वाटर है उससे ऑयल को सेपरेट करते हैं। चौथा है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में कम्फोर फ्रॉम सॉल्ट, हम कम्फोर है उसको सॉल्ट से निकालते हैं। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है कलर के लिए। इसमें डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, मतलब हम डिफरेंट पिगमेंट्स निकाल सकते हैं फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उससे। अब जो 6 है वो है डेस्टिलेशन एंड फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन और फ्रिक्शन डिस्टिलेशन होता है, इसमें हम किसी भी कंपोनेंट ऑफ वाटर पेट्रोलियम को सेपरेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें जो आयरन पिंस होती है सैंड में, उसको हम आयरन पिन को सेपरेट कर सकते हैं सैंड से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल, इसका फॉर्मूला देखें तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इससे हम इसको निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। साथ ही जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाय मास परसेंट से और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। अगर हम मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी तरह मास ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बेस पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस इन नेचर होते हैं और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं और सस्पेंशन भी हेट्रोजेनियस होते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके जो सॉल्यूट का साइज़ होता है वो लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से या 10⁻⁹ मीटर तक इनका सॉल्यूट का पार्टिकल होता है। वहीं जो कोलाइडल होते हैं उनके सॉल्यूट का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और जो सस्पेंशन होता है उनके सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो मोर देन 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। अब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो जो पार्टिकल हैं उसको हम फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। किसी फ़िल्टर पेपर को लेकर अगर हम उसे फ़िल्टर करें तो वो नहीं हो सकता है। अगर जो कोलाइडल होता है उसमें जो उसके पार्टिकल होते हैं कैन पास द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से ईजिली फ़िल्टर हो जाते हैं। उसी तरह जो सस्पेंशन होता है वो पास नहीं हो पाता फिल्टर पेपर से। अब जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वहीं जो कोलाइडल होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं जब वो सेटल हो जाते हैं नीचे बस। एंड स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस अगर हम करते हैं तब वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। वहीं जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, अपने आप ही वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाता है। अब हम जो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है अगर इसकी हम बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोरीन इन वाटर, मतलब जो हम नमक का पानी का घोल बनाते हैं तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। वहीं अगर हम कोलाइडल की बात करें तो मिल्क और फॉग कोलाइडल का एग्जाम्पल है। और जो सस्पेंशन है जैसे मडी वाटर हो गया, चॉक वाटर हो गया, ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन। उसी तरह स्मोक इन द एयर, ये भी एग्जाम्पल है सस्पेंशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड जो दिए गए हैं एनसीईआरटी में, ये जो अभी हमने देखे थे। अगर हम कोलाइड की बात करें तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हमने देखा था कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और वो बना होता है 2 फेज से, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्जन फेज। जो डिस्पर्स फेज होता है जो कंपोनेंट प्रेजेंट इसमें होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें। वहीं जो डिस्पर्जन मीडियम होता है इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड के वो लार्ज इनफ टू स्कैटर,
मतलब वो बहुत बड़े बड़े होते हैं स्कैटर होने के लिए। और जो बीम ऑफ लाइट अगर हम इसमें पास कराते हैं तो उसमें हमें एक पाथ देखने को, मतलब बीम ऑफ लाइट का पाथ हमें क्लियरली दिखने लगता है। इसी को टेंडल इफेक्ट भी कहते हैं। अब जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं रैंडमली, उसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं। इन ऑल डायरेक्शन, वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर हम दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन की बात करें कोलाइडल पार्टिकल्स में जो देखने को मिलता है उसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है। अगर हम सॉल्यूट का मात्रा कम ज़्यादा कर दे तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो 3 चीज़ होती है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉलिड का अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है, जिससे वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो जो सॉल्यूट है जो हमने उसमें डाला है वो इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में हम इसमें डालते हैं तो उसको ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और उसी तरह जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हैं वो मैक्सिमम होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हम डालें और उसको एक गिवन टेम्परेचर अगर दें और उसमें वो मिक्स हो जा रहा है अच्छे से, सॉल्यूशन उसमें मिक्सचर हो जा रहा है उसका, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो तीसरा आता है सुपर सॉल्यूशन, वो क्या होता है। सुपर सैचुरेशन के केस में जो अमाउंट विच कैन डिज़ोल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं और हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उसको ही कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के केस में क्या होता है। अगर जो एक्वस सॉल्यूशन हो अगर वो, और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन। जब भी कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो पानी है तो उसको ही एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो पानी को छोड़ के कोई और है, जैसे या ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जो फिजिकल चेंज होता है देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंज होता है, चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सबस्टेंस। मतलब जब फिजिकल चेंज होता है तो इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। इसके मतलब अगर हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं मगर उसमें कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनेगा, इसको ही फिजिकल चेंज कहते हैं। ऐसे इसका अगर एग्जाम्पल ले, अगर हम किसी भी आइस को मेल्ट कराते हैं तो जो उसमें H2O है वो हमारे पास बाद तक भी H2O बच जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है। उसी तरह अगर हम किसी भी बोतल को ब्रेक करते हैं तो तब भी हमारे पास ब्रेक जो उसके टूटे हुए पार्ट है ग्लासेस के वो हमारे पास बचे होते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज है। अगर हम फिजिकल चेंज के एग्जांपल की बात करें तो जो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंशन, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये सब फिजिकल के एग्जांपल है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें हमें किसी भी कोई अदर सबस्टेंस मिलता है, कोई हम ऐसा चेंज करते हैं जिसके रिजल्ट में हमें कोई अदर सबस्टेंस का प्रोडक्शन होता है, उसको ही केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे अगर इसको देखें, जब भी जो पेड़ों में जो पत्तियां होती हैं वो ऑटम में उनका कलर चेंज देखने को मिलता है, तो चेंज इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो उनके अंदर एक केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो ये दिखाता है अ चेंज इन कलर इज़ अ क्लू टू इंडिकेट केमिकल चेंज, तो उनमें केमिकल चेंज हुआ है। उसी तरह जब भी हम कोई आधा खाया हुआ सेब हमारे पास होता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का होने लगता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं। अलॉय में ये अलॉय एक मटेरियल होता है जो बना होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, और ये बना होता है 2 या मोर देन 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स से, जिसमें एटलीस्ट इनमें से एक जो मेटल है, एक जो सबस्टेंस हो वो मेटल हो, तो उसको अलॉय कहते हैं। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इजीली फिजिकल मेथड से। हाउएवर मतलब जिसको हम कंसीडर करेंगे एज अ मिक्सचर की तरह हम इसे कंसीडर करेंगे।
वो इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है कि ये बना हुआ है वेरिएबल कंपोजिशन से, बहुत सारी चीज़ों के कंपोजिशन से ये बना है, इसलिए हम इसको मिक्सचर कहेंगे। उसी तरह अगर हम बेनिफिट ऑफ अलॉय की बात करें तो इसके कुछ बेनिफिट ये हैं जिसमें हम कंबाइन कर सकते हैं मेटल्स को जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती होंगी उन सब मेटल्स की, उन सब सब्सटेंस की, वो वेरी करती जाएगी, जिससे हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मोर फ्लेक्सिबल हो सकता है और जो हमारे बनाने के लिए अच्छे से डिज़ायरेबल भी है मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अलॉयज़ के। अगर हम इसके कुछ देखें कि अलॉय से क्या क्या बनता है, तो जैसे एल्यूमिनियम अलॉय को हम ले लें तो ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिव इंजन बनाने के, जो इंजन्स के पार्ट होते हैं उनमें बनाने के लिए एल्यूमिनियम अलॉय का यूज़ किया जाता है। उस जो कॉपर का अलॉय होता है वो एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस देता है, साथ ही ये गुड कोरेजन रेजिस्टेंस है, मतलब इसको अगर हम लगा लें कॉपर को तो जो जंग लगता है वो नहीं लगेगा, साथ ही ये हाई डक्टिलिटी को दिखाता है और ये साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली लो होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके देखें जो स्टील होते हैं वो भी अलॉय के होते हैं। इसको हम कॉमर्शियल एप्लीकेशन सच एज वॉच, स्ट्रिप, कार्टरीज, मतलब जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें भी हम स्टेनलेस स्टील अलॉय का ही यूज़ करते हैं। दूसरा है टाइटेनियम अलॉय। जो टाइटेनियम अलॉय होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही टफनेस इसमें भी ज़्यादा होती है, स्टिफनेस होता है और इसको हम यूज़ करते हैं एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स बनाने में। इस तरह जो अलॉय है वो हमारे डे बाय डे में बहुत यूज़ आता है। तो यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।